नमस्कार दोस्तों, बीएनपी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एपीओ के लिए हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम लोग जो प्री में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जिन सब्जेक्ट के, उसके वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं। इंडियन पिनल कोड के ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ये एविडेंस एक्ट का है। फर्दर हम लोग सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन भी लेके आएंगे। 4 सब्जेक्ट हैं प्री में, तो एक ऑलरेडी है, एक ये इंडियन एविडेंस का ये रहा, 2 और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र डील्स विथ एडमिसिबिलिटी ऑफ। तो आंसर है टेप रिकॉर्डेड एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्ट्स alleged by one party and denied by the other in a case is termed as। तो आंसर है फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या होता है? वैसे फैक्ट्स जो alleged by one party and denied by the other party। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following does not come within the meaning of document under Indian Evidence Act। तो इसका आंसर होगा टेलीफोनिक टॉक। यहाँ मैंने सेक्शन 3 दे रखा है, आप इसको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि टेलीफोनिक टॉक कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट नहीं है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्ट। ये मैन होल्ड सर्टेन ओपिनियन, ये फैक्ट है। ये मैन हैज सेड सर्टेन वर्ड, ये भी फैक्ट है। तो इसलिए आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ये आप सेक्शन 3 में फैक्ट का डेफिनेशन देखेंगे और उसमें में इलस्ट्रेशन सी और डी, तो यहाँ से ये निकल के आता है। ये क्वेश्चन वहीं से आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द केस ऑफ दुधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज रिलेटेड टू। आंसर इज प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दे रखा है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट मेक्स रिलेवेंट ओपिनियन एज द एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टम। आंसर है सेक्शन 48। यहाँ सेक्शन 48 मैंने मेंशन किया है, प्लीज देख लें इसे। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम इज नॉट रिलेवेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो ये आंसर है सेक्शन 53 ए। और ये 53 ये जो है ये 2013 के अमेंडमेंट से आया है। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट वैल्यू ऑफ मेडिकल एविडेंस इज ओनली कोरोबोरेटिव। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये केसेस होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट was challenged on the basis of being violative of Article 20 Clause 3 of Constitution of India। Answer is State of Bombay versus Katikalu। Question number 10, A is accused of the murder of B at his trial, which of the following facts may be in issue। तो क्या क्या फैक्ट इशू में होंगे? तो पहला, ये कॉज्ड बीच डेथ, सही है। ये इज एन ऑनेस्ट पर्सन, इससे कोई मतलब नहीं है वो ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट। इफ ये हैज़ किल्ड बी then that only that portion is relevant। थर्ड, ये had received grave and sudden provocation from B। ये relevant होगा क्योंकि ये अगर प्रूव हो जाता है तो ए को सेक्शन 300 का एक्सेप्शन 1 का बेनिफिट मिल जाएगा। ये वाज अवार्डेड फॉर सोशल सर्विस, ये कोई मतलब नहीं है कि किसी को सोशल सर्विस के लिए अवार्ड किया गया है तो वो मर्डर नहीं कर सकता है, तो ये भी रिलेवेंट नहीं होगा। तो रिलेवेंट क्या होगा? 1 और 3। अगला सवाल है, एडमिशंस मेड बाय ए पार्टी आर एविडेंस अगेंस्ट। तो आंसर है प्रीविज इन एस्टेट। प्रीविज इन एस्टेट होता क्या है उसको समझिए। प्रीविज का मतलब क्या होता है कि वैसे पर्सन जिसका इंटरेस्ट हो किसी एक्शन और थिंग या इन रिलेशन टू अनदर। तो और प्रीविज इन एस्टेट का एग्जांपल क्या हुआ फिर? तो लेसर लेसी, क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी में दोनों का इंटरेस्ट होगा। ग्रांटर ग्रांटी, यहाँ ग्रांटर जो लाइसेंस ग्रांट करता है और ग्रांटी जिसके फेवर में लाइसेंस ग्रांट हुआ है। असाइनर असानी, मतलब कोई अगर इंटरेस्ट है किसी को फेवर में असाइन करता है तो जो असाइन करता है वो असाइनर होगा और जिसके फेवर में असाइन होता है वो असाइनी होता है। क्वेश्चन नंबर 12, नेसेसिटी रूल एज टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज कंटेंड इन। तो आंसर है सेक्शन 32। सेक्शन 32 जिसका सबसेक्शन 1 जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है। डाइंग डिक्लेरेशन इसलिए एडमिसिबल है क्योंकि जो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट दे के डेथ हो जाती है तो उसको क्रॉस करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता, इसलिए इसको एडमिसिबल माना जाता है एज ए
नेसेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस इंटर एलिया एक्ट एज रिसीवेबल। तो आंसर है सेक्शन 46। ये होता क्या है? तो रेस इंटर एलिया एक्टा का मतलब होता है एक्ट्स ऑफ अदर और ट्रांजैक्शन बिटवीन अदर्स। तो देखिए सेक्शन 46 बोलता क्या है कि अगर किसी ओपिनियन का कोई एक्सपर्ट बेस्ड है किसी और फैक्ट पे जो कि अदरवाइज रिलेवेंट नहीं है, तो ये फैक्ट भी उतना ही रिलेवेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 41 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज अ। तो आंसर है इररिफ्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। क्योंकि आप सेक्शन 41 देखेंगे तो वहाँ यूज हुआ है टर्म कंक्लूसिव प्रूफ। तो वंस समथिंग इज कंक्लूसिवली प्रूव्ड देन देयर इज नो स्कोप ऑफ रिवर्टिंग इट। क्वेश्चन नंबर 15, ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रिलेवेंट अंडर। तो आंसर है इसका सेक्शन 22A। क्वेश्चन नंबर 16, एडमिशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और ऑलवेज ऑफ एक्ट लॉ का एडमिशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस प्रोवाइड्स फॉर द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन विथ रेस्पेक्ट टू दोज कन्फेशंस विच आर अदरवाइज रिलेवेंट। तो आंसर है 25 एंड 25। मतलब व्हेन एन एक्यूज्ड इज इन कस्टडी एंड बिफोर पुलिस ऑफिसर, ये दो सेक्शंस हैं जहाँ कन्फेशन रिलेवेंट नहीं होता है। द एविडेंशियली वैल्यू ऑफ मर्डर वेपन इज, कहाँ दे रखा है मर्डर वेपन का? तो ये सेकेंड प्रोवाइजो है आपका सेक्शन 60 का, वहाँ पे मर्डर वेपन का रिलेवेंसी दे रखा है। अगला क्वेश्चन है ओरल एविडेंस अंडर सेक्शन 60 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट मस्ट बी डायरेक्ट। तो सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में ओरल एविडेंस है वो डायरेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोविजंस रिलेटेड टू ओरल एविडेंस हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर। तो आंसर है सेक्शन 59 एंड 60। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्शंस टू हियरसे एविडेंस। मतलब हियरसे एविडेंसेस का एक्सेप्शन क्या क्या है? तो पहला है रेस जस्टिस, दूसरा एडमिशंस एंड कन्फेशन और तीसरा ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। इसलिए आंसर डी सही होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 22, ये कॉपी ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम ये कॉपी ऑफ ओरिजिनल इज। मतलब ये एक डॉक्यूमेंट है तो इसका राइटिंग में होता है कैसे, या तो देख देख के राइटिंग में इसको लिख ले या कोई एक डिक्टेट करे और दूसरा लिख ले और इसके बाद इसका इससे कंपेरिजन हो, तो ये जो ट्रांसक्राइब्ड कॉपी है इसको हम लोग सेकेंडरी एविडेंस मानेंगे। तो ये सेक्शन ये आंसर ये सही होगा इसका। अगला सवाल है ओरल अकाउंट ऑफ ए कॉपी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। ओरल अकाउंट ऑफ ए कॉपी, ये ध्यान दीजिए, ओरिजिनल अकाउंट ऑफ ए कॉपी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल इज नॉट ए सेकेंडरी एविडेंस। ये अगर आप देखेंगे सेक्शन 63 का 5, तो वो बोलता है कि ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। मतलब ये सेकेंडरी एविडेंस तभी होगा जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का कोई देख के और उसका ओरल अकाउंट दे। लेकिन किसी कॉपी का मतलब ये एक डॉक्यूमेंट है, इसका ये कॉपी हुआ यानी कि ये सेकेंडरी एविडेंस हुआ, तो इसका ओरल अकाउंट अगर दिया जाए तो ये सेकेंडरी एविडेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग प्राइमरी कॉपी भी कर सकते हैं, इसका ओरल अकाउंट जो है वो एडमिसिबल है। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल एज सेकेंडरी एविडेंस। देखिए मतलब पूछ रहा है कि किस केस में सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल एज सेकेंडरी एविडेंस। तो पहला व्हेन द ओरिजिनल इज नॉट इजीली मूवेबल, इसमें सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं और उसके लिए सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा व्हेन द ओरिजिनल इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 74, तो यहाँ भी हम लोग दे सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस। देखिए जनरली एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव करते हैं, तो बाय कॉलिंग एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस। लेकिन किस केस में हम लोग अदर मेथड से प्रूव कर सकते हैं? तो पहला है कि अटेस्टिंग विटनेस अगर डिनाइज करता है इसका एग्जीक्यूशन से, और दूसरा अटेस्टिंग विटनेस डज नॉट रिकलेक्ट इट एग्जीक्यूशन। ये दो केसेस में
हम अदर मेथड से एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव कर सकते हैं। इसलिए आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी, और ये सेक्शन 71 में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 26, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ पेटेंट एम्बिग्विटी, मतलब पेटेंट एम्बिग्विटी किस सेक्शन में दे रखा है, तो आंसर है सेक्शन 93। क्वेश्चन नंबर 27, अंडर सेक्शन 99 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेरिंग टर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए, जो सेक्शन 91 है वो एक्सक्लूसिविटी ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करता है, यानी कि अगर कोई एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में रिड्यूस किया गया, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में कोई एग्रीमेंट है, तो यहाँ पे ओरल अकाउंट नहीं दे सकते हैं। ओरल एग्रीमेंट, अगर कोई और एग्रीमेंट हुआ है तो उसका हम एविडेंस नहीं दे सकते हैं ओरली। ऐसे केस में कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे किसी ओरल एग्रीमेंट का जो टर्म्स हैं कॉन्ट्रैक्ट को, उसको वेरी करने में ओरल एविडेंस दे सकते हैं। तो कब, तो देखिए, हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेरिंग टर्म, पर्सन हु आर नॉट पार्टीज। देखिए, जो पार्टीज नहीं है वो, और रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन्स, मतलब सपोज एग्रीमेंट हुआ है ए एंड बी का, ठीक है, तो ए और बी जो है वो ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं, लेकिन कोई और है तो वो दे सकता है, और जो और पर्सन है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी दे सकता है। तो इसलिए आंसर होगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 28, प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 80 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज, मतलब सेक्शन 80 में क्या प्रिजम किया गया है, तो इसमें प्रिजम ये हुआ है कि अगर कोई कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है तो वो ड्यूली रिकॉर्डेड है। यहाँ पे ये नहीं है कि जो स्टेटमेंट या कन्फेशन है वो ट्रू है, ये नहीं होता है। सिर्फ ये होता है कि जो प्रोसेस दिया गया है स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड होने का, वो प्रोसेस को अच्छे से फॉलो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द सर्टिफाइड कॉपी टू बी जेन्युइन व्हेन, मतलब कब कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि सर्टिफाइड कॉपी जेन्युइन है, तो वो दो कंडीशन है कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है जो ड्यूली ऑथराइज है सर्टिफाइड करने के लिए, और उसने अगर सर्टिफाई किया है डॉक्यूमेंट को, तो ये माना जाएगा कि डॉक्यूमेंट जो है वो ड्यूली सर्टिफाइड है और वो जेन्युइन है। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट कंटेंट अंडर सेक्शन 79 to 85 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट आर, तो जो डॉक्यूमेंट का बारे में जो प्रिजम्पशन है सेक्शन 79 और से लेके 85 में, वो क्या है, तो ये है रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 31, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आर प्रोवाइडेड अंडर, तो इसका आंसर होगा सेक्शन 85C एंड 85B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 32, प्रिंसिपल ऑफ फॉल्सस इन यूनो फॉल्सस इज ओमनिबस इज, तो देखिए, फॉल्सस इन यूनो मतलब फॉल्स इन वन थिंग इज फॉल्स इन एवरीथिंग, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक्स है, तो ये एक रूल ऑफ कॉशन है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है। और दूसरा, ये नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया है, तो इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 33, टू प्रूव कॉल डिटेल रिपोर्ट्स, देखिए कॉल डिटेल रिपोर्ट्स एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। टू प्रूव कॉल डिटेल रिपोर्ट्स ऑफ द मोबाइल कॉल्स कंडीशन ऑफ विच सेक्शन इज टू बी फुलफिल्ड, तो आंसर होगा 65B, क्योंकि कॉल डिटेल्स रिपोर्ट जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के एडमिसिबिलिटी जो है वो 65B में एडमिसिबल है। अगला सवाल है 34, वेयर ए विटनेस स्पीक्स टू एन एंटायर इवेंट एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पार्ट ऑफ दैट वर्सन ही हैज़ बीन डिसबिलीव्ड, ये वही फॉल्सस इन यूनो फॉल्सस इन ओमनिबस का ही एग्जाम्पल है। तो अगर विटनेस ने कुछ बताया, कोई टेस्टिमनी दिया और उसमें से कुछ डिसबिलीव कुछ जो है वो बिलीवेबल नहीं है, तो ऐसे केस में ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि उसके पूरे एविडेंस को केयरफुली स्क्रूटिनाइज करें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज नॉट इंसर्टेड बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002, तो इसका आंसर है सेक्शन 114A। ये है जो 2013 के अमेंडमेंट से आया है।
Question number 36. In which of the following case it was held that Section 27 of Indian Evidence Act is an exception to Section 24, 25 and 26? तो इसका आंसर है कोटाया वर्सेस किंग एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 37. फॉर प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ अंडर सेक्शन 113B व्हाट द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव? देखिए 133B प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ दे रखा है, तो उसके लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला, अननेचुरल डेथ ऑफ अ वुमन, और वो जो डेथ होना चाहिए विदिन 7 years ऑफ मैरिज होना चाहिए, और डेथ के पहले डॉरी रिलेटेड कोई क्रुएल्टी होना चाहिए वुमेन के साथ। तो ये चारों कंडीशन फुलफिल होंगे तब प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ होगा। क्वेश्चन नंबर 38. प्रूफ ऑफ सेशन ऑफ ट्रेटरी हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर, तो इसका आंसर है सेक्शन 113 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 39. In which of the following cases Supreme Court held that Section 112 of Indian Evidence Act does not create a legal fiction but provides for presumption? देखिए सेक्शन 115 लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड की बात करता है, और इस केस के पहले उसको एक कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता था, लेकिन नंदलाल वसुदेव बड़वैक वर्सेस लता नंदलाल बड़वैक, ये 2001 का केस है। इस केस में ये हेल्ड हुआ कि डीएनए टेस्टिंग जो है वो एक एक्यूरेट साइंटिफिक मेथड है टू डिसाइड द पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड, और वो सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पे प्रिवेल करेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि डीएनए टेस्टिंग जो है वो एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं अलाउ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट इन मैटर ऑफ कंडक्टिंग डीएनए टेस्ट फॉर एसर्टेनिंग द पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड? इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो द कोर्ट इन इंडिया कैन ऑर्डर ब्लड टेस्ट एज ए मैटर ऑफ कोर्स। अभी मैंने बताया कि एज ए मैटर ऑफ कोर्स ये अलाउ नहीं करेगा, तो यही आंसर यहाँ होगा। ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41. विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज बेस्ड ऑन द मैगजीम सेलस पॉपुलिस्ट सुप्रीमा लैक्स, मतलब वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ, ये किस में दे रखा है? तो सेक्शन 123 ऑफ एविडेंस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 42. विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट रेजेस प्रिजम्पशन ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन रेप केसेस? ये सेक्शन 114A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये 2013 के अमेंडमेंट से आया है। क्वेश्चन नंबर 43. एक्सटेंजिंग एविडेंस टू शो द मीनिंग और सप्लाई द डिफेक्ट्स इन एन इंस्ट्रूमेंट इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 93 इन एम्बिगुइटस पेटेंट्स, मतलब अगर कोई पेटेंट एम्बिग्यूटी है, वैसे केस में आप उस डिफेक्ट को क्लैरिफाई करने के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर कोई लेटेंट एम्बिग्यूटी होती तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44. अ क्लाइंट सेज टू बी एन अटॉर्नी, आई हैव कमिटेड फॉर्जरी एंड आई विश यू टू डिफेंड मी, मतलब ये न बी जो ये एक एक्यूज्ड है जिसने फॉर्जरी की है, और बी एक एडवोकेट है, उसको बोलता है कि मैंने फॉर्जरी किया है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे डिफेंड करें। तो अब देखिए, दिस स्टेटमेंट ऑफ ए टू बी इज़ नॉट प्रोटेक्टेड, ये गलत है। दिस स्टेटमेंट ऑफ ए टू बी इज़ प्रोटेक्टेड, ये सही है। इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 126 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी सही है। इसलिए आंसर होगा बोथ बी एंड सी। Question number 45. A on his trial before the court of session says that ये deposition was improperly taken by B the magistrate, मतलब ये एक एक्यूज्ड है, उसका ट्रायल हो रहा है कहाँ? कोर्ट ऑफ सेशन में। वो बोलता है कि जिस मजिस्ट्रेट ने मेरा डिपोजिशन लिया है उसने प्रॉपरली नहीं लिया है। तो ऐसे केस में क्या मजिस्ट्रेट को कोर्ट ऑफ सेशन बुलाया जा सकता है कि तुमने प्रॉपरली लिया या नहीं लिया डिपोजिशन ऑफ ये, इसको जानने के लिए? तो आंसर है यस। बी कैन बी सो कंपेल्ड टू आंसर क्वेश्चन एज टू दिस ओनली अपॉन अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर कोर्ट, यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट से जो सुपीरियर कोर्ट है उसके आदेश पे बुलाया जा सकता है। और ये देखिए, जजेज और मजिस्ट्रेट जो है वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ काम करते हैं, तो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है सेक्शन 121 ऑफ एविडेंस एक्ट में। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 121 का इलस्ट्रेशन ही ये है। क्वेश्चन नंबर 46. A and B enter into a contract in writing
that B shall sell A certain quantity to be paid for on delivery. At the same time, they make an oral agreement that the 3 months credit shall be given to A. ऐसे केस में ये राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ ओरल एग्रीमेंट हुआ है, ये ओरल एग्रीमेंट को कब प्रूव किया जा सकता है? तो इसका आंसर है कि ये ओरल एग्रीमेंट तब प्रूव किया जा सकता है और किसके द्वारा किया जा सकता है? एक थर्ड पर्सन के द्वारा, जो कि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर कब? जब वो थर्ड पर्सन का इंटरेस्ट इस ओरल एग्रीमेंट से अफेक्टेड है। ये आपका दे रखा है सेक्शन 99 में और इसका इलस्ट्रेशन देखिएगा तो यही क्वेश्चन इलस्ट्रेशन के रूप में है वहाँ। अगला सवाल है सेविंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1956 रिलेटिंग टू विल हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर। ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर है सेक्शन 100 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, सेक्शन 114 स्मॉल ए ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ प्रिजम्पशन एज पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टीज। यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था सेक्शन 114 कैपिटल ये रिलेट करता है प्रिजम्पशन एज एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, और हम यहाँ बात कर रहे हैं सेक्शन 114 का क्लॉज ए का। ठीक है, तो यहाँ कुछ प्रिजम्पशन है कि अगर पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है तो वो आदमी थीफ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, द प्रिजम्पशन विल वेनिश व्हेन, तो आंसर है कॉन्ट्ररी इज प्रूव। प्रिजम्पशन अगर कुछ प्रिज्यूम किया गया है और उसके उल्टा अगर कुछ प्रूव कर दिया जाए तो प्रिजम्पशन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ये रोट ये लेटर टू हिज लॉयर एक्स that he is going to commit theft and in case he is apprehended he should be protected. Can X be witness against A in case of charge of theft? तो आंसर है कि हाँ, X को बुलाया जा सकता है एविडेंस के लिए। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेशन जो है वो बिफोर द एंगेजमेंट ऑफ X एज ए लॉयर ऑफ A हुआ है, इसलिए ये प्रोटेक्टेड नहीं है सेक्शन 126 से। क्वेश्चन नंबर 51, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर, तो आंसर है सेक्शन 125। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट एक्कम्प्लिस। एक्कम्प्लिस कौन होते हैं? सपोज कोई क्राइम हुआ है और ए एंड बी दोनों मिल के क्राइम किए हैं, तो बोलेंगे कि ए एंड बी आर एक्कम्प्लिस ऑफ ईच अदर। तो एक्कम्प्लिस का जो एविडेंस है वो रिलेवेंट है अंडर सेक्शन 114 और 133 में। क्वेश्चन नंबर 53, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन, तो देखिए क्रिमिनल केसेस में जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो मच हायर होता है एज कम्पेयर टू सिविल केसेस। आपने सुना होगा कि एस्टैब्लिशिंग द गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो ये क्रिमिनल केसेस में होता है, सिविल केसेस में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 54, द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 109 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एज टू सर्टेन ह्यूमन रिलेशनशिप, तो आंसर है इज ऑब्लिगेटरी एंड अराइजेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैप्स ऑफ टाइम। जो प्रिजम्पशन है मतलब ये प्रिजम्पशन कोर्ट द्वारा मानना ही है, कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही है, चाहे वो कितना भी टाइम बीता हो। क्वेश्चन नंबर 55, इन केस ऑफ विल एग्जीक्यूशन मीन्स, मतलब अगर विल कोई बना है तो उसमें एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? तो एग्जीक्यूशन का यहाँ पे दो मतलब है। पहला कि जो एग्जीक्यूटर है उसने साइन किया है और दूसरा अटेस्टिंग विटनेसेस हैं वो भी साइन किए हैं, और ये दोनों का होना जरूरी है, तो इसलिए आंसर होगा बोथ ए एंड बी टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 56, अंडर सेक्शन 85 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द ड्यू एग्जीक्यूशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ ब्लैंक व्हेन एग्जीक्यूटेड बिफोर एंड ऑथेंटिकेटेड बाय ए नोटरी पब्लिक और एनी कोर्ट जज एटसेट्रा। तो देखिए अगर पावर ऑफ अटॉर्नी है और उसका एग्जीक्यूशन और ऑथेंटिकेशन नोटरी पब्लिक या किसी कोर्ट या जज के सामने हुआ हो, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ है। देखिए इन मैट्रिमोनियल केसेस, ये क्वेश्चन नंबर 57 है,
इन मैट्रिमोनियल केसेस प्रिंसिपल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ रिलेटिंग टू सिविल केसेस इज एप्लीकेबल। मैट्रिमोनियल केसेस सिविल केसेस होते हैं, एक्सेप्ट जो मेंटेनेंस का केस होता है अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग होता है तो ये सिविल नेचर का, लेकिन इसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग इसलिए बनाया गया ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके। क्वेश्चन नंबर 58, इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये प्रिजम्प्शियो जुरिस भी है और प्रिजम्प्शियो होमिनिस, ये दोनों इंडियन एविडेंस एक्ट में है, तो आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 59, इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स, तो ये प्रिविलेज एज ए राइट भी डील करता है और एज ए ड्यूटी भी डील करता है, तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 60, टर्म एक्कम्प्लिस इज डिफाइंड अंडर, तो जो टर्म एक्कम्प्लिस है वो कहीं भी डिफाइंड नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट declare exceptions to the general rule that a witness is bound to tell the truth and to produce any document in his possession relevant to the matter in issue। इसका मतलब ये है कि जो आपका कोर्ट है वो किसी भी विटनेस को कंपेल कर सकता है कि सही बोलो और जो तुम्हारे पोजीशन में डॉक्यूमेंट है उसे प्रोड्यूस करो, लेकिन इन केस ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो दे रखा है सेक्शन 121 से लेकर 132 में, उस केस में ये एग्जेम्प्टेड है, ना किसी, अगर वो विटनेसेस 121 से लेकर 132 सेक्शंस में आते हैं तो उन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता ट्रूथ बोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, एस्टोपल डील्स विथ, तो एस्टोपल हमेशा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63, ये इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स बी टू बिलीव दैट certain land belongs to A and thereby induces B to buy and pay for it. The land afterwards becomes the property of A and A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title। तो ऐसे केस में क्या A को अलाउ किया जा सकता है कि वो एग्रीमेंट टू सेल या सेल को अवॉइड करे? तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? अब ये क्योंकि वो ये जो है वो रूल ऑफ एस्टोपल से बाउंड है। क्वेश्चन नंबर 64, द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कहाँ दे रखा है? सेक्शन 35 ऑफ TPA में दे रखा है। द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इज ए ब्रांच ऑफ रूल ऑफ एस्टोपल, द स्टेटमेंट इज, आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 65, द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टोपल इज टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड टू सिक्योर जस्टिस बिटवीन द पार्टी, इसलिए आंसर होगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 66, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल कैन नॉट बी इन्वोक्ड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ए प्रोमिस मेड कॉन्ट्रारी टू लॉ बिकॉज नन कैन बी कंपेल्ड टू एक्ट अगेंस्ट द स्टैट्यूट, इट वॉज हेल्ड इन, आंसर है श्री सिद्ध बली स्टील लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जो भी मैंने कुछ देर पहले बताया कि देयर कैन नॉट बी एस्टोपल अगेंस्ट द स्टैट्यूट, तो वही इसमें हेल्ड हुआ है कि इस केस में हेल्ड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67, एस्टोपल बाय कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डेल्ट इन, तो आंसर है सेक्शन 116 एंड 117 ऑफ एविडेंस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, एस्टोपल एंड वेबर, ये इस पे सवाल है। तो एस्टोपल एंड वेबर दो अलग अलग चीज़ें होती है और एस्टोपल जो है वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता है एस्टोपल से, तो इसलिए आंसर होगा बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 69, सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, ये पिकार्ड एंड सीयर्स केस था, उस पर बेस्ड है सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, ए एंड बी entered into a contract at Allahabad, the contract had to perform at Lucknow and A and B agreed that any dispute with respect to the said contract is subject to confer jurisdiction only, such agreement as to jurisdiction। समझिए, लखनऊ में कॉन्ट्रैक्ट इंटर हुआ, इसके बाद इलाहाबाद में कॉन्ट्रैक्ट इंटर हुआ, परफॉर्म होना था लखनऊ में, और दोनों ने एग्री किया कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो ये कानपुर में डिसाइड होगा।
तो ये एग्रीमेंट वॉइड है। आप सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी पढ़िए, वहाँ पे आपको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात होती है। और अभी कुछ देर पहले मैंने कि देयर कैन नॉट बी एन एस्टॉपल अगेंस्ट द स्टैचू, तो इसलिए इसका आंसर होगा देयर कैन नॉट बी एस्टॉपल एज टू जुरिस्डिक्शन, क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन है वो लॉ की बात है। और सेकेंड, देयर कैन बी नो एस्टॉपल अगेंस्ट लॉ, इसलिए आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टॉपल अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो पूछ रहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत क्या क्या एस्टॉपल होते हैं। तो यहाँ पे आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए क्या क्या एस्टॉपल है। एस्टॉपल अगेंस्ट मेकर टू डिनाई ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ प्रोमिसरी नोट, मतलब जिस पर्सन ने प्रोमिसरी नोट को बनाया है वो डिनाई नहीं कर सकता इसकी ओरिजिनल वैलिडिटी को। सेकेंड, एस्टॉपल अगेंस्ट मेकर टू डिनाई पेइज कैपेसिटी, मतलब जो मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट है वो डिनाई नहीं कर सकता पेइज का कैपेसिटी को। तीसरा, एस्टॉपल अगेंस्ट एंडोर्सर टू डिनाई द सिग्नेचर और कैपेसिटी ऑफ एनी प्रायर पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर यहाँ से कोई प्रोमिसरी नोट ट्रांसफ़र होते होते डी तक पहुँचा है और डी इसको इंडोर्स कर रहा है, तो डी अपने से पहले वाले जो ट्रांसफेरी हैं उनके कैपेसिटी को डिनाई नहीं कर सकता है, तो इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 72, टू क्रिएट एस्टॉपल अगेंस्ट ए पार्टी हिज डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन मस्ट बी ऑफ एन। तो देखिए एस्टॉपल क्रिएट करने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो जो डिक्लेरेशन है वो अनइक्विवोकल होना चाहिए और अनएम्बिगुअस होना चाहिए, इसलिए आंसर होगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 73, दिस सेक्शन रेस्ट ऑन द ऑब्वियस ग्राउंड दैट एडमिशन ऑफ सच टेस्टिमोनी वुड हैव ए टेंडेंसी टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ फैमिली, टू प्रमोट डोमेस्टिक ब्रॉयल्स एंड टू वीकेन इफ नॉट टू डिस्ट्रॉय द फीलिंग म्यूचुअल कॉन्फिडेंस विच इज मोस्ट एंडेयरिंग सोलेस ऑफ मैरिड लाइफ। तो इसका आंसर होगा सेक्शन 122। ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात करता है, मीन्स अगर कोई कम्युनिकेशन ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज हुआ है तो वो बार्ड है, किसी कोर्ट में उसका एविडेंस नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, इफ देयर इज नो लॉ एज टू द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस देन दे शैल बी प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड। तो अगर कोई ऑर्डर नहीं दे रखा है कि किस सीक्वेंस में जाएंगे, तो ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है कि कैसे कब किस ऑर्डर में विटनेसेस को एग्जामिन करना है और कब जो है कुछ प्रोड्यूस करने का ऑर्डर देना है, और ये आपको दे रखा है सेक्शन 135 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 75, विटनेस टू कैरेक्टर मे बी। तो विटनेस टू कैरेक्टर को क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है और री एग्जामिन किया जा सकता है, ये दे रखा है आपका सेक्शन 140 में। अगला सवाल है, इन ए प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376, सेक्शन 376A टू सेक्शन 376E इन क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम द क्वेश्चन रिलेटेड टू, मतलब अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है अंडर सेक्शन, इसको आप सीधा याद रखें कि अगर कोई ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन कमिट हुआ है तो वैसे केस में जो विक्टिम है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या नहीं पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है कि उससे उसका जनरल मोरल कैरेक्टर नहीं पूछा जा सकता है और उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं पूछा जा सकता है, और ये दे रखा है सेक्शन 53A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 77, एज रिगार्ड टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 136 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए सेक्शन 136 एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस की बात करता है और ये कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन सा एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं है। तो इसमें कौन सा सही, देखिए एविडेंसेस रिलेटिंग टू फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स आर ओनली एडमिसिबल, एकदम सही। ये आपको सेक्शन 5 में भी दे रखा है कि एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ फैक्ट एंड इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट ओनली। अगला सवाल है, इफ वन फैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन अदर फैक्ट द अदर फैक्ट मे बी प्रूव लेटर ऑन एश्योरेंस। ये आपका सेक्शन 136 का पारा 2 बोलता है, ठीक है। और ऑप्शन सी, द जज हैज डिस्क्रिप्शन टू अलाउ एनी फैक्ट टू बी प्रूव फर्स्ट। तो
तो ये जो 136 यानी ये जो बी ऑप्शन है, इसमें दो फैक्ट हैं, एक डिपेंडेंट है दूसरे के, तो कोर्ट दोनों में से कोई एक फैक्ट अलाउ कर सकता है प्रूव करने के लिए। मैं ऑप्शन बी को समझाता हूँ कि अगर ये बोलता है कि बी का स्टेटमेंट एज ए डाइंग डिक्लेरेशन उसे प्रूव करना है, तो पहले ये को ये प्रूव करना होगा कि बी जो है उसकी डेथ हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 78, वेयर ए विटनेस इज नॉट एग्जामिन इन चीफ, मतलब अगर किसी विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं हुआ है तो उसको फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में भी एग्जामिन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, वेयर ए विटनेस वॉज एग्जामिन इन चीफ बट ही डिड नॉट मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, देन आंसर इज हिज एविडेंस इन एग्जामिनेशन इन चीफ हैज़ लॉस्ट ऑल क्रेडिबिलिटी। देखिए, अगर किसी पर्सन का एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ है और इसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तभी बोला जाएगा कि इसके जो एविडेंस का है वो उसका एविडेंस प्रूव हो चुका है, मतलब विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन इसका एविडेंस प्रूव नहीं माना जाएगा। तो इसलिए अगर इसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो इसके एविडेंस की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। लास्ट क्वेश्चन है, इन एग्जामिनेशन इन चीफ लीडिंग क्वेश्चन, तो ये पूछा जा सकता है अगर एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्ट ना करे और वो भी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, बोथ बी एंड सी। इस तरह इंडियन एविडेंस एक्ट पे 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये वीडियो आज ख़त्म हुआ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।